हेलो दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम एडिटोरिया का सेशन को आगे ले जाते हैं और हम लोग आज चर्चा करेंगे बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन जो एडिटोरिया प्रकाशन का है। लेट्स नो गो स्टार्ट। आज एडिटोरिया का सेट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था और इसके एक साल बाद इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि के तहत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जहां वह टैक्स तथा लगान लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 से को किया था। याद करिएगा, दानापुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था तो कब किया था? 25 जुलाई 1857 को किया था। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? तो इसका आंसर होगा सारण के छपरा जेल। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? तो सारण छपरा जेल। और नंगी हड़ताल कब हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था पटना में। उसका अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के मीटिंग कहाँ हुआ था? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का मीटिंग कहाँ हुआ था? अंजुमन इस्लामिया हॉल में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, लेकिन पूछेगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे जो सचिव थे, और आचार्य नरेंद्र देव क्या थे? वह अध्यक्ष थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार बंधु। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1874 में। याद रखिएगा, बिहार बंधु है जो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है और यह प्रकाशन हुआ था 1874 में। इसकी शुरुआत पूछेगा तो 1872 में, लेकिन पूरी तरीक़ा से प्रकाशन हुआ था 1874 में। और शुरुआत कौन किया था? तो केशव राम भट्ट तथा मदन मोहन भट्ट ब्रदर। याद रखिएगा, भट्ट ब्रदर। तो बिहार बंधु को शुरुआत कौन किया था? तो भट्ट ब्रदर, केशव राम भट्ट तथा मदन मोहन भट्ट। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। याद रखिएगा। अब विलियम टेलर पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो पीर अली। अब पीर अली के नेतृत्व को दबाया कौन था? तो विलियम टेलर। याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण। और गांधी जी को बुलाया कौन था? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे। और सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कौन किया था? तो R.N. मांडोलकर ने किया था। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था?
तो R.N. माधोलकर ने किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पटना में। पटना में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पटना में, याद रखिएगा। अब बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो सर अली इमाम। सर अली इमाम था जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अधिवेशन हो रहा था 1908 में, उसका अध्यक्षता कौन किया था? तो सर अली इमाम। लेकिन कहेगा बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था भागलपुर में, और इसका अध्यक्षता कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। जो दूसरा अधिवेशन बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वह भागलपुर में हुआ था, और उसका अध्यक्षता कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा किया था। 11 नंबर क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय किस सेन वंशीय शासक के शासनकाल में हुआ था? तो लक्ष्मण सेन के शासनकाल में बख्तियार खिलजी है ना जो आक्रमण किया था। 12 नंबर क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार का पर अधिकार कर लिया? तो इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन एवज को पराजित किया, और पराजित कब किया था? तो इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में पराजित किया था। किसको पराजित किया था? हिसामुद्दीन एवज को, और बिहार पर अधिकार कर दिया था इल्तुतमिश। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था दाऊद खां। दाऊद खां। 2 युद्ध याद रखिएगा जिससे बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था, जिसमें दाऊद खां हार गया था, ठीक ना। दाऊद खां हारा था टुकलोई की लड़ाई में, और टुकलोई की लड़ाई हुआ था 1575 में, और एक हुआ था राजमहल की लड़ाई 1576 में। ये दोनों यह युद्ध अकबर के सेनापति और दाऊद खां के बीच हुआ था, जिसमें दाऊद खां क्या हो गया? पराजित हो गया, और पराजित होने पर अंतिम अफगान सुल्तान हार गया। और अकबर के सेनापति कौन थे? मुनीम खां। अकबर के सेनापति कौन थे? मुनीम खां। और मुनीम खां के द्वारा 2 लड़ाई लड़ा गया, एक टुकलोई की लड़ाई जो 1575 ईस्वी में हुआ था, दूसरा राजमहल की लड़ाई 1576 ईस्वी में हुआ था, और दोनों ही युद्ध में दाऊद खां क्या हो गया? हार गया। और कौन हराया? मुनीम खां हराया। और मुनीम खां किसका सेनापति था? तो अकबर का सेनापति था। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? तो सूबा पूछेगा तो आईने अकबरी के अनुसार 7 था, लेकिन परगना पूछेगा तो 199। आईने अकबरी के अनुसार सूबा की संख्या पूछेगा तो 7 था, और परगना पूछेगा तो 199 था। आईने अकबरी लिखा कौन था? तो अबुल फजल लिखा था। आईने अकबरी लिखा कौन था? अबुल फजल लिखा था। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1919 को। अब बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति कौन था? तो मजरूल हक पूछेगा। बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति कौन था? तो मजरूल हक। और उप कुलाधिपति कौन था? तो ब्रजकिशोर प्रसाद। बिहार विद्यापीठ का उप कुलाधिपति कौन था? तो ब्रजकिशोर प्रसाद। और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था असहयोग आंदोलन के समय। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में 16 महाजनपदों में कितना महाजनपद है जो वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो भारत में 16 महाजनपद था, और 16 महाजनपद में जो 3 महाजनपद है जो बिहार में स्थित थे। पहला मगध, दूसरा अंग और बज्जी। मगध वाला जो क्षेत्र हो गया, पटना गया वाला जो क्षेत्र हो गया, मगध वाला क्षेत्र कहलाया। अंग हो गया भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र। बज्जी हो गया वैशाली। और पहला गणतंत्र पूछेगा तो कौन था? बज्जी वैशाली था। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है।
18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में शुरू हुआ था? तो बिंबिसार। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था? तो बिंबिसार। और बिंबिसार किस वंश से संबंधित हैं? तो हर्यक वंश से। हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। और बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का जो विस्तार किया वह वैवाहिक संबंध और युद्ध नीति के माध्यम से किया। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल के समय मुद्रा को पन कहते थे। क्या कहते थे? पन कहते थे। और यह चांदी का सिक्का होता था। और तांबा के सिक्का को क्या कहते थे? मासक तथा या काकनी कहते थे। तांबा के सिक्का को क्या कहते थे? मासक या काकनी कहते थे। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों का आक्रमण हुआ था और यह आक्रमण किस के शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। कुछ फैक्ट पढ़ते हैं, बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। जब बृहद्रथ की हत्या कर दिया, अब पुष्यमित्र कौन किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। और मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ था। और बृहद्रथ का हत्या कौन किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के राजा ने करवाया था? धर्मपाल ने। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 8वीं सदी के अंत में तथा 9वीं सदी के प्रारंभ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में हुआ था और यह बुद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय था जो बुद्ध शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र था। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार को 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन इल्तुतमिश ने किया था। और किसको हरा कर किया था? तो हिसामुद्दीन एवज को हरा कर किया था। बिहार का सूबेदार जब हिसामुद्दीन एवज को हरा दिया तो इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार किसको बनाया था? तो बनाया था मलिक जानी को, याद रखिएगा। जब इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन एवज को हरा दिया तो बिहार में शासन प्रशासन चलाने के लिए वहाँ एक सूबेदार, जिसको राज्यपाल भी कह सकते हैं, वहाँ का राज्यपाल बनाया गया, मलिक जानी को बनाया। कौन बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तबकात ए नासरी के अनुसार बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कब किया था? एक तबकात ए नासरी के लेखक कौन है, पहले ये जानते हैं। तबकात ए नासरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। इसका लेखक कौन है तबकात ए नासरी के? मिनहाज उस सिराज। और इसी के अनुसार बख्तियार खिलजी के बारे में पता चलता था कि बिहार पर आक्रमण किया है। और आक्रमण किया है, कब किया था बख्तियार खिलजी? तो 1198 ईस्वी में किया था। अब बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो बख्तियार खिलजी सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, याद करिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो शेर शाह सूरी ने किया था। और कब किया था? 1541 ईस्वी में किया था। याद कीजिए, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? शेर शाह सूरी ने किया था, शेर शाह ने किया था। और कब किया था? तो 1541 ईस्वी में किया था। बिहार 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अब बिहार छात्र परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल, गेहूं और मक्का। याद करिए, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है? चावल, गेहूं और मक्का।
घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोघा झील है कटिहार में स्थित है। घोघा झील कहाँ स्थित है? तो कटिहार में स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? कर्मनाशा नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। अब कर्मनाशा नदी कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है? तो यूपी और बिहार के सीमा पर कर्मनाशा नदी अवस्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब पूरे भारत का पूछेगा तो परसेंटेज में 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है परसेंटेज में भारत के कुल क्षेत्रफल का। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। यहाँ पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टान पाया जाता है और यह रोहतास और कैमूर वाला एरिया है। चट्टान जिसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है। ठीक है। अब पूछेगा कि डालमिया नगर कहाँ है? तो डालमिया नगर जो है वह बिहार में यही इसी क्षेत्र में है। 31 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? तो कांप की बहुलता पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कांप की बहुलता पाया जाता है। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग जानते हैं कि बांगर मिट्टी कहते हैं। कांप की बहुलता। बिहार में मानसून लौटता कब है? तो अक्टूबर के मध्य में बिहार में मानसून लौट जाता है। याद रखिएगा, अक्टूबर के मध्य में बिहार से मानसून लौट जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो नारायणी और सदा नीरा के नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। यह नदी भैंसा लोटन से बिहार में प्रवेश करती है। पूछेगा कि नारायणी और सदा नीरा जो नदी है कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह भैंसा लोटन से प्रवेश करती है, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है, याद रखिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था और भारत का यह 18वां टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और इसको टाइगर रिजर्व की मान्यता 1991 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अररिया, किशनगंज, सुपौल। खास करके उत्तर भारत में दलदली मिट्टी की बहुलता देखने के लिए मिलता है, जिसमें अररिया, किशनगंज और सुपौल शामिल हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था 1909 में, याद रखिएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण कब किया गया था? 1909 में किया गया था। गंडक नदी से पानी प्राप्त करती है। त्रिवेणी नहर है जो गंडक नदी से पानी प्राप्त करती है और पश्चिम चंपारण जिले को सींचती है। त्रिवेणी नहर है जो पश्चिम चंपारण जिले को सींचती है और गंडक नदी से प्राप्त करती है। गंडक नदी के बारे में हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं विशेषता। 39 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो रोहतास में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है और यहाँ विंध्यन क्रम के चट्टान पाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो किशनगंज है। 41 नंबर क्वेश्चन। बिहार का औसत वर्षा कितना है? तो बिहार का औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर। बिहार का औसत वर्षा कितना है? 112 सेंटीमीटर है। और
एग्ज़ाम में यही 112 सेंटीमीटर से लेके 125 सेंटीमीटर तक का आंकड़ा देता है, इसलिए सबसे नज़दीक है 112 सेंटीमीटर, इसलिए आंसर कौन होगा 112 सेंटीमीटर। 42 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में बिहार में अनुमंडल की संख्या है 101। अनुमंडल से ज़्यादा बड़ा होता है प्रमंडल, और प्रमंडल की संख्या है 9। जिला 38, जिला पूछेगा 38, प्रमंडल 9, अनुमंडल 101, प्रखंड या अंचल जिसको ब्लॉक कहते हैं 534, ये याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति होती है मुख्यमंत्री के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। राज्यपाल नाममात्र प्रधान होता है। 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वां जिला के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? तो 2001 में किया गया था, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद बताना है पंचायत के लिए जो वित्तीय स्थिति के बारे में। तो 243 की आय मतलब इनकम। राज्यपाल हर 5 वर्षों में पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, और राज्य वित्त आयोग का चर्चा अनुच्छेद 243 के आय में है। और चुनाव के बारे में बात करेगा तो 243 के में हम लोग के पढ़ते हैं, यानी कि इलेक्शन, इसमें क्या आ रहा है ना, तो पंचायतों का चुनाव हो गया 243 के में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 165 के तहत किया जाता है। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी पूछेगा तो कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन था? तो बिहार के राज्यपाल जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो नित्यानंद कानूनगो था। और उस समय सीएम कौन था जब राष्ट्रपति शासन लगा? तो भोला पासवान शास्त्री था। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 29 जून 1968 को लगा था। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 8 बार लगा है बिहार में। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी है गोरैया। 2013 से पहले नीलकंठ था। अब विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। और ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? तो उपयुक्त में से एक में से अधिक, यानी कि राज्यपाल जो नियुक्ति करता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष होता है उसको राज्यपाल नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है कौन? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 165 के तहत करता है। और मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आपका यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।